पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वीर रुचिता को कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर रुचिता की आंखें बड़ी हो जाती है। वीर कहता है, तुम इस परेशानी में मेरी वजह से पड़ी हो, इसलिए इस परेशानी से मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें विपुल से बचाऊंगा। इस पर रुचिता वीर से कहती है, यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉलेज में तो उसका तुम रूप देख ही चुके हो। अगर कोई लड़का मेरी तरफ आंख उठाकर देख भी ले तब उसे वह कॉलेज से बाहर करवा देता है, फिर इसमें तुम क्या ही कर लोगे। इस पर वीर कहता है, कोई बात नहीं, माना कि वह पावरफुल है लेकिन वह अपने परिवार के पैसों पर ही उछलता है, और वैसे भी मैं और अनुराग भी कम नहीं हैं। हम कुछ तिगड़म भिड़ा ही लेंगे। वीर की बातें सुनकर रुचिता को दिल ही दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा आराम मिल रहा था, क्योंकि कई दिनों के बाद रुचिता से किसी ने इस तरह की बातें की थी। रुचिता तो अब तक कर हार चुकी थी कि वह इन सब परेशानियों से कभी बाहर भी आ पाएगी। उसे तो लगा था कि अब बस यही उसका भाग्य है, लेकिन उसे क्या पता था कि वीर सिर्फ बातों से ही उसे खुश कर सकता है। रुचिता को अभी भी भरोसा तो नहीं था कि वीर कुछ कर पाएगा, लेकिन उसके दिल को थोड़ी तो ठंडक पहुंची ही थी। वीर आगे कहता है, मुझे इस विपुल के बारे में और बताओगी। इस पर रुचिता कहती हैं, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, वही बड़े बाप की बिगड़ी औलाद और थोड़ा बहुत टैलेंटेड भी है। वीर तभी रुचिता से पूछता है, मतलब? इस पर रुचिता वीर सी कहती है, मतलब सिंपल है। उसने अपनी एलिमेंट रिंग फॉर्मेशन को महज 14 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था, और यह अब तक इस कॉलेज में सबसे कम समय में एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड है। वीर उससे कहता है, यह तो कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस पर रुचिता कहती है, माना कि यह थोड़ा लंबा समय है, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले ही अपनी एलिमेंट रिंग को कंप्लीट करके दिखाया है, और उसे कॉलेज जीनियस मानता है, साथ ही वह लड़कियों का शौकीन है। न जाने कॉलेज की कितनी लड़कियों का चक्कर उसके साथ चल रहा है। इस पर वीर रुचिता से तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन वह तो तुम्हें पसंद करता है ना। इस पर रुचिता वीर से अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहती हैं, पसंद और मुझे ऐसा नहीं लगता, वह बस मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। रुचिता की आंखें यह सब बातें करते करते नम हो गई थी। वीर माना कि लड़की नहीं था, लेकिन फिर भी वह रुचिता का दर्द कुछ तो समझ ही सकता था। उसे तो रुचिका के पिता पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे पिता है जो कि अपनी बेटी को ही इस तरह के नर्क में धकेल रहे हैं। रुचिता वीर से कहती हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शायद अब यही मेरा भाग्य है। मैं तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, क्योंकि अगर कॉलेज में मैं किसी लड़के से बात भी करती हूं तब विपुल के पता चलने पर वह उसकी पिटाई तो करवाता ही है, साथ ही उसे कॉलेज से भी बाहर करवा देता है। वीर समझ गया था कि आखिर रुचिता की सारी उम्मीदें टूट क्यों गई थी, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड बची हुई थी, और वह थी दिव्या। उसके अलावा अब रुचिता को ऐसा लगता था मानो कि उस दुनिया में उसके लिए और कोई बचा ही ना हो। वीर ने सोचा कि वह इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन रुचिता की इन समस्याओं का कारण है। इसलिए वह रुचिता से कहता है, रुचिता तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। रुचिता को सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन वह वीर मना करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब जो हो गया वह हो गया, इसीलिए अब इन बातों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। माना कि रुचिता वीर से बात कर रही थी, लेकिन वीर के दिमाग में बस अभी एक ही नाम चल रहा था, विपुल। विपुल और सिर्फ विपुल। लेकिन वीर खुद पर काबू करते हुए कार से बाहर आ जाता है और फिर वह रुचिता से कहता है,
तुम यहीं पर रुको, मैं अभी कुछ देर मेडिटेट करके आता हूँ। दरअसल वीर के मेडिटेट करने का समय हो गया था और वीर अपनी ट्रेनिंग के लिए हमेशा ही लॉयल रहता था। इसीलिए वह आज भी अपनी ट्रेनिंग में कोई गैप नहीं करना चाहता था। वीर की बात को सुनकर रुचिता उससे कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वीर पहले तो थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर रुचिता यहाँ पर अकेले रुककर भी क्या करती। यहाँ पर तो फोन में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वह कहता है, ठीक है, चलो आ जाओ। रुचिता और वीर वही पास ही में कुछ दूर जाकर पत्थर पर अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाते हैं और मेडिटेट करने लगते हैं। रुचिता का एलिमेंट फायर था, शायद इसीलिए क्योंकि वह हमेशा थोड़ा गुस्से में रहती थी, हमेशा नहीं तो कम से कम जब तक वह वीर के साथ थी तब तक, क्योंकि वीर रुचिता को गुस्सा दिलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अगर मौका नहीं भी होता तो वीर वह मौका बना ही लेता। लेकिन जो भी हो, रुचिता टैलेंटेड तो थी, इसीलिए तो कुछ दिन पहले उसने एलिमेंट रिंग को 40% तक कंप्लीट कर लिया था। वीर अभी मेडिटेट कर ही रहा था कि हर बार की तरह ही उसके पेंडेंट से रोशनी निकलने लगती है और वह फिर से अपने आसपास के सभी एलिमेंट्स से एनर्जी खींचकर वीर के अंदर पहुंचाने लगती है। वीर को अचानक अपने अंदर बहुत सारी ताकत महसूस होने लगती है। वीर को नहीं पता था कि जब वह मेडिटेट करता है तब उसके आसपास क्या बदलाव होते हैं। इसलिए वीर ने अनजाने में ही रुचिता को भी उसके साथ मेडिटेट करने के लिए कह दिया था। तभी अपने आसपास मौजूद बहुत ही ताकतवर एलिमेंटल एनर्जी को महसूस करके रुचिता अपनी आंखें खोल लेती है। वह देखती है कि वीर पूरी तरह से लाइटनिंग के पर्पल और वाइट स्पार्क्स से घिरा हुआ था और उसके आसपास हवा का बवंडर बहुत ही तेजी के साथ में घूम रहा था। रुचिता को वह इस वक्त स्वर्ग से उतरे किसी देवता की तरह लग रहा था। रुचिता उस वक्त वीर की असीमित ताकत को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह कंफ्यूज भी थी कि आखिर वीर में इतनी ताकत आ कहां से सकती है। उसने तो अभी अभी ही अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाया है और वह तो अब भी एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है। लेकिन जो भी हो, वीर के आसपास अभी बहुत ही खतरनाक ऑरा फैला हुआ था। अचानक मेडिटेट करते हुए ही वीर के दिमाग में रुचिता और विपुल की सारी बातें याद आती है। यह याद आते ही वह जो कि अभी तक मेडिटेट कर रहा था उसका अचानक ही ध्यान टूटता है और उसकी जगह गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास का उसका फैला हुआ एलिमेंटल ऑरा गड़बड़ा जाता है। गुस्से में जैसे उसका सर फटने लगता है, जिससे उसके सिर की नसें दिखने लगती है। रुचिता भी अचानक से वीर में आए इस बदलाव को देखकर चौंक जाती है। वीर के गुस्से के कारण उसकी एलिमेंटल पावर और खतरनाक हो रही थी। जब भी कोई एलिमेंट यूजर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तब उसका एलिमेंटल ऑरा खासकर कई गुना तक बढ़ जाता है। यह सब गुस्सा आने के कारण उनके दिमाग और शरीर में आए छोटे छोटे बदलावों के कारण होता है। रुचिता वीर को देखकर बड़बड़ाती है, यह जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दरअसल रुचिता वीर के शरीर में से निकल रहे उस एलिमेंटल ऑरा का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह तुरंत एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक ही वीर मेडिटेट करते हुए उठता है, विपुल, और विपुल का नाम लेता है। उसके खड़े होते ही अचानक विंड का ऑरा जिसने कि वीर के शरीर घेर कर रखा था वह बाहर की तरफ किसी तलवार की तरह जाना शुरू हो जाते हैं और जिस कारण आसपास के कुछ पेड़ नीचे कटकर गिर जाते हैं और आसपास की जमीन में दरार पड़ जाती हैं। तभी वीर को याद आता है कि रुचिता भी तो उसके साथ थी और यह याद आते ही जैसे उसके दिल पर बहुत बड़ा भूचाल आ गया था।
वीर ने देखा कि उसके ऑरा के अचानक ही लीक होने की वजह से आसपास की क्या हालत हो गई है। यह देखकर वीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह तुरंत ही भागता हुआ वहां जाता है और जहां पर रुचिता उसके साथ में मेडिटेट करने के लिए बैठी थी, और वह वहां उसके आसपास उसे ढूंढने लगता है, लेकिन रुचिता उसे नहीं मिलती है। वीर अभी अपनी आंसू भरी निगाहों से रुचिता को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर रुचिता पर पड़ती है, जो कि एक बड़ी सी चट्टान के बीच अपने सर को अपने दोनों हाथों के बीच छुपा कर रखे हुए अपनी आंखें कसकर बंद करके बैठी हुई थी। वीर समझ गया था कि रुचिता को काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि रुचिता जिस बड़ी सी चट्टान के पीछे खड़ी थी वह भी आगे से आधी से ज्यादा चकनाचूर हो चुकी थी, और जो आधी चट्टान बची हुई थी वह भी पूरी तरह से दरारों से भर चुकी थी और किसी भी वक्त गिरने वाली थी। वीर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह तुरंत रुचिता की तरफ भागने लगता है। लेकिन शायद इस बात के लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि वह चट्टान रुचिता की तरफ ही गिरने लगी थी। वीर को रुचिता को खो देने का अनजाना सा डर अचानक ही सताने लगता है और वह तुरंत अपने एलिमेंट पावर्स का इस्तेमाल करता है। वह जानता था कि एलिमेंटल पावर्स के इस्तेमाल करने के बाद भी वह रुचिता तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यहाँ करो या मरो वाली स्थिति थी, इसीलिए वह कुछ सोचता है और एलिमेंटल रिंग को बनाने की कोशिश करता है। फिर एलिमेंटल रिंग उसके हाथों के चारों तरफ बनना शुरू हो जाती हैं। तभी उसका पेंडेंट हल्का सा चमकता है और फिर से पहले जैसा हो जाता है, और वीर देखता है कि उसकी एलिमेंटल रिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वह नहीं जानता था कि यह उसके फोकस की वजह से हुआ है या फिर उसके पेंडेंट की वजह से, लेकिन जो भी हो, उसका हाथ कोहनी तक विंड एलिमेंट की दूधिया सफेद रंग की रिंगनुमा रोशनी से भर चुका था। वह देखने में कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से कोई सफेद सांप लिपट गया हो, लेकिन फिर वीर कहता है, वाइनस्टाइन पावर ब्लास्ट, और वह अपने हाथ को पीछे की तरफ कर देता है। उसका हाथ पीछे होते ही अचानक से हवा का एक तेज बवंडर गोले की तरह उसके हाथ से निकलता है, और फिर वीर भी किसी बुलेट ट्रेन की तरह आगे जाने लगता है, और वह तुरंत ही रुचिता को पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। उसे डर था कि कहीं नीचे करते वक्त रुचिता को चोट ना लग जाए। इस वक्त रुचिता भी काफी परेशानी में थी। माना कि वह काफी पावरफुल थी और टैलेंटेड भी, लेकिन उसने कभी ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं किया था। अभी जब उसकी जान खतरे में थी तब तो वह भूल ही गई थी कि वह एलिमेंटल पावर्स को भी यूज कर सकती हैं। तकरीबन 10 से 15 फीट तक घसीटने के बाद वीर एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है। वीर की पीठ काफी दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी वह धीरे से अपनी गर्दन उठाकर देखता है कि रुचिता अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसने वीर को काफी ज्यादा टाइटली पकड़कर रखा था, जैसे उसे पता हो कि अगर एक बार उसने वीर को अपने हाथों से जाने दिया तो वह फिर उससे कभी नहीं मिल पाएगी। वीर धीरे धीरे सांस लेता है और अपने हाथ को रुचिता के सर पर फेरने लगता है। रुचिता भी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वह देखिए कि वह एकदम सही सलामत है और वीर के ऊपर है, तो वह थोड़ा शर्मा जाती है और तुरंत ही वीर से दूर हटते हुए उसके पास ही बैठ जाती है। रुचिता देखती है कि वीर को चोट लगी है, इसलिए वह वीर को सहारा देते हुए खड़ा कर देती है और फिर से वह उनकी कर की तरफ चल देती है। रुचिता ने वीर से अभी तक वीर की इतनी खतरनाक पावर के बारे में उससे कोई बात नहीं की थी। वीर को तो पता भी नहीं था कि मेडिटेट करते वक्त उसके आसपास क्या होता है, क्योंकि आज तक उसके आसपास कोई रहा ही नहीं था। रुचिता ऐसी पहली इंसान थी
जो कि वीर के मेडिटेट करते वक्त अचानक आए गुस्से का शिकार हुई थी। लेकिन उसे हम शिकार नहीं कर सकते क्योंकि वह शिकार होते होते बच गई थी। वीर दर्द में कराह रहा था। रुचिता वीर को सहारा देते हुए उनकी कार के पास ही ले आती है और कार की सीट पर लाकर वीर को बिठा देती है। वीर के वहां बैठने के बाद रुचिता पहले तो देखती है कि वीर को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं हो रहा, और जब उसे भरोसा हो जाता है तब वह वीर से पूछती है, आखिर तुम्हें वहां पर हुआ क्या था? इस पर वीर कहता है, कुछ नहीं, वह बस अचानक से विपुल का नाम दिमाग में आ गया था। ओ, तो इस वजह से तुम गुस्से में थे? रुचिता कहती हैं। वीर कहता है, कह भी सकती हो, अचानक उसी की वजह से तो गुस्सा आया था। आखिर वह कॉलेज की इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता है? रुचिता वीर से कहती हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम उस वक्त मेडिटेट कर रहे थे, और अगर मेडिटेट करते वक्त इसी तरह से गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हारी एलिमेंटल पावर और चक्र की एनर्जी सभी खत्म हो जाएगी और तुम थक हार के वहीं पर बेहोश भी हो सकते हो। वीर कहता है, हाँ जानता तो हूं, लेकिन इस पर मेरा कोई बस नहीं था। अचानक है उसका नाम दिमाग में आ गया था। तभी रुचिता उससे थोड़ी परेशान होते हुए कहते हैं, लेकिन तुम्हें अभी अपना ख्याल चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात को खत्म करती, रुचिता तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहती है, मेरा मतलब मुझे यहां से वापस भी तो जाना था। वीर रुचिता के कहने का मतलब कुछ कुछ समझ तो गया था, लेकिन वह रुचिका के बातें घुमाने पर उससे कुछ कहता नहीं है। वीर को दर्द तो हो रहा था, लेकिन अब वह बेटर फील कर रहा था। कम से कम पहले से तो ठीक ही था। तभी वीर खड़ा होता है और कहता है, अनुराग अभी तक पेट्रोल लेकर क्यों नहीं आया? लेकिन जब वह अपने फोन को देखता है तो एक बार फिर से नेटवर्क जा चुका था। वीर काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल पाता है। लगभग रात होने वाली थी और इस तरफ पहाड़ी पर ठंड भी बढ़ती जा रही थी। आसपास से कई सारे जंगली जानवरों के रोने और चिल्लाने की भी आवाजें आ रही थी। वीर को आसपास से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ ऐसी जो कि उन्होंने अब तक यहां पर नोटिस नहीं की थी। इसलिए वह कार से कुछ दूर जाकर आसपास ध्यान से देखने लगता है। रुचिता भी वीर के पीछे वहां पर आ जाती है और वीर को आसपास इस तरह से देखते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ? इस पर वीर कहता है, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। वीर की बात सुनकर रुचिता भी एक बार अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे अपने आसपास ऐसा कुछ भी अजीब नहीं दिखता। वह बात अलग थी कि रुचिता को भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो कि उसने आज तक महसूस नहीं की थी। लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वीर से कहती है, यहाँ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है, बस वो कभी हम इस तरह के सिचुएशन में फंसे नहीं हैं, इसीलिए हमें अजीब लग रहा है और कुछ नहीं। वीर भी रुचिता की बात सुनकर अपना सर है में हिलाता है, और क्योंकि रात होने वाली थी और सूरज तो पहले ही डूब चुका था, बस हल्की हल्की रोशनी ही बाकी थी, इसलिए वह आसपास लकड़ी जुटाने के लिए चला जाता है और फिर बस कुछ ही देर में वीर लकड़ियां लेकर आ जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम उन्हें जलाने की थी, इसलिए वीर अपनी कार में कुछ ढूंढने लगता है जिससे वह आग लगा सके। अभी वीर अपनी कार में कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी वह देखता है कि रुचिता अपने हाथ में कुछ सूखी घास लिए हुए आ रही है। इस पर वीर ने कहा, अब इस घास का तुम क्या करोगी? इस पर रुचिता वीर को जवाब देते हुए कहती है, मैं आग जला रही हूं। वीर को यह सुनकर तो अजीब लगता है, इसलिए वह कहता है, हम यहाँ पर कोई पिकनिक के लिए थोड़े ही आए हैं। इस पर रुचिता मुस्कुराते हुए कहती है,
मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस तरह से बाहर शायद कई सालों बाद ही निकल पाई हूं, इसलिए मैं तो एंजॉय करूंगी। वीर रुचिका के सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि लड़कियों से जीत पाना उसके बस की बात नहीं है, और जब आप खुद कुछ न करो और सामने रुचिता जैसी लड़की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। वीर फिर से पलटकर वापस कार में कुछ जलाने लिए ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। जब वह वापस पलटता है तो देखता है कि रुचिता ने अपने हाथों को एक अजीब पैटर्न में कुछ बार मिलाए और अपने हाथ से अपनी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस घास में आग लगा दी। तभी वीर को याद आता है कि यह तो वह भी कर सकता था, उसके पास भी लाइटनिंग की पावर्स है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यह बात वीर के दिमाग में भले ही ना आए, लेकिन जो भी हो उनका काम तो बन गया था। वीर भी फिर रुचिता के पास आ जाता है और रुचिता से कहता है, क्या बात है, तुम में तो दिमाग भी है। इतना कहकर वह उस खास के ऊपर लकड़ियां रखने लगता है। रुचिता पहले तो वीर को थैंक यू बोलती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह तो तारीफ से ज्यादा बेइज्जती लगती है। इसीलिए रुचिता उस पर चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी परेशानी क्या है, जो तुम बार बार मुझे परेशान करते रहते हो। इस पर वीर कहता है, मैंने कब परेशान किया, इस बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही की थी। फिर वीर अपने कहे शब्दों के बारे में सोचता है और उसे महसूस होता है कि रुचिता के बात तो सही ही कर रही है। पर अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वीर ने बोल ही दिया था, तो फिर अब बात से पलटने का कोई मतलब भी नहीं था। कुछ देर बाद वीर और रुचिता दोनों कार के पास ही एक पत्थर पर उस बोन फायर के सामने बैठे हुए थे। अंधेरा हो चुका था और पहाड़ी इलाका होने के कारण ठंड बढ़ती ही जा रही थी। आज चांदनी रात थी, इसीलिए वहां कुछ दूरी तक बड़ी आसानी से जा सकता था। दिन में भले ही वह पहाड़ी सुंदर हो, लेकिन रात में वह काफी डरावनी लग रही थी। कई जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन वीर और रुचिता के यहाँ पर फंसे रहने की मजबूरी थी। वीर को तभी अचानक कुछ महसूस होता है। वह तुरंत ही पीछे की तरफ पलटकर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वीर को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से कुछ तो बच रहा है, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब अभी तो वीर के पास नहीं था। तभी वीर रुचिता से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ? इस पर रुचिता कहती है, नहीं तो। इस पर वीर कंफ्यूज हो जाता है कि सिर्फ उसे ही अजीब क्यों लगा या यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन वीर इस बात को साइड करते हुए वहां से उठता है और कार की डिग्गी के पास आता है और डिग्गी खोलकर उसमें से फ्रूट्स निकालता है। रुचिता वीर के हाथों में फल देखती है तो कंफ्यूजन होकर कहती है, क्या तुम्हारी यहाँ पर आने की पहले से प्लानिंग थी? इस पर वीर कहता है, नहीं थी, लेकिन आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो कैंपिंग का अच्छे से मजा लिया जाए। लेकिन रुचिता वीर को झाड़ते हुए कहती है, एक तो हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और ऊपर से तुमको कैंपिंग करनी है। मुझे तो लगता है तुमने यह सब जानबूझकर ही किया है, ताकि मुझ जैसी लड़की के साथ कुछ समय बिता सको। वीर को समझ नहीं आता कि वह इस बात का क्या जवाब दें, लेकिन फिर वह चुप भी नहीं रह सकता था। इसलिए वह कहता है, हेलो मिस, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ समय बिताकर यहाँ कैंपिंग करने का। यह तो सिर्फ मैंने अपने और अनुराग के लिए ही ले लिए थे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यह कुछ काम भी आ सकते हैं, और अच्छा ही है ना कि यह मेरे पास है, वरना अभी भूखा ही सोना पड़ता। वीर की बात सुनकर रुचिता कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन उसे वीर की बात कुछ कुछ सही लगती है। फिर भी रुचिता वीर से कहती है, हाँ ठीक है।
लेकिन मुझे नहीं खाना। वीर भी रुचिता को ज्यादा फोर्स नहीं करता है और उसी के पास भी बैठकर एक एप्पल खाने लगता है। रुचिता को भूख तो थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि आप वह वीर के ही लाए हुए फलों को भी खाए। पहले ही वह वीर से काफी गुस्सा थी। उसे लगता था कि यहाँ पर वह वीर की वजह से ही इस जगह पर फंसी हुई है। ना तो वीर उसे गुस्सा दिलाता और ना ही वह कभी वीर की कार को इस तरह से चलती और ना ही कार का पेट्रोल खत्म होता। रुचिता बोनफेयर के सामने वीर के पास बैठी हुई तो थी, लेकिन नहीं भी। लेकिन जो भी हो, आखिर वह थी तो इंसान ही। एलुर भूख तो उसे भी लगती है, इसीलिए कुछ ही देर में उसका पैशंस जवाब दे जाता है और वह ना चाहते हुए भी वीर के पास से सेब उठाकर खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन वीर को तो जैसे रुचिता को ताने मारने का एक और बहाना मिल गया था। इसलिए अभी रुचिता ने कुछ खाया भी नहीं था और सेब को खाने के लिए उसे मुंह के पास लेकर जा ही रही थी कि तभी वीर बोल पड़ता है, मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई है जो कि मेरे हुए सेब को खाना नहीं चाहता है। रुचिता वीर की बात सुनकर समझ गई थी कि यह सब ताने उसी की तरफ है, क्योंकि उसके अलावा तो यहाँ पर और कोई था भी नहीं। इसलिए उसी वक्त रुचिता अपने हाथ में उठाया सेब वापस नीचे रख देती है और कहती है, ठीक है, खाओ तुम ही। लेकिन वीर हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था, तुम सकती हो डॉट। वैसे भी साथ खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन जो भी हो, रुचिता थी तो बहुत ही जिद्दी, इसीलिए उसने भी उस फल को हाथ नहीं लगाया। तभी अचानक वीर को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ था, इसलिए तुरंत वह पीछे घूमता है। लेकिन जब वह वहां पर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता है। वीर को पता नहीं आज यहाँ पर अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी। वह रुचिता से पूछता है, तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर अभी कुछ था? इस पर रुचिता कहती है, नहीं तो। वीर का दिमाग घूमने लगा था कि यह सच है या फिर उसका कोई वहम। लेकिन वह फिर से रुचिता से बात करना शुरू कर देता है, रुचिता अब सॉरी यार, खा भी लो, कब तक भूखी रहोगी? वीर की बात सुनकर रुचिता एक बार सेब की तरफ देखती है, लेकिन फिर अपनी आंखें बोनफायर की तरफ ही टिका देती है। वीर रुचिता के मन की उलझन समझ रहा था। वह अब तक इतना तो समझ ही गया था कि रुचिता एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, जिसने एक बार कुछ फैसला कर लिया तो फिर कोई भी उसको बदल नहीं सकता। वीर भी समझ गया था कि रुचिता अब शायद ही उसकी बात माने, लेकिन वह भी जानता था कि आखिर है तो वह एक इंसान ही और भूख तो से भी लगती है। इसलिए वीर उठकर रुचिता के एकदम पास में जाकर बैठ जाता है। फिर वह अपने हाथ में सेब उठाता है और रुचिका के मुंह के आगे कर देता है। रुचिता वीर को ऐसा करते हुए देखकर उससे कहती हैं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। इस पर वीर रुचिता से कहता है, मैंने माफी मांग तो ली डॉट, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन रुचिता तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी और वह वीर के हाथों को से दूर कर देती है। लेकिन तभी रुचिता एक बार अपनी नजर तिरछी करके सेब की तरफ देखती है, जो कि वहीं पर था। उसे भूख तो लगी ही थी। वीर भी रुचिता को बड़े मजे से मुस्कुराते हुए देखता रहता है और मन ही मन करता है, शी इज क्यूट, रियली क्यूट। अगर वीर को अभी कोई अपने मन की करने देता तो वह बस एक टक रुचिता को ही देखता रहता, क्योंकि वह वहां बोन फायर की हल्की पीली रोशनी में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी नीली आंखें और गुलाबी होंठ वीर को तो जैसे बेहोश ही कर रहे थे। रुचिता के बाल कमर तक जा रहे थे और उसकी लाल ड्रेस में तो वह और भी ज्यादा खिल रही थी। लेकिन वीर रुचिता को भूखा नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह एक और बार कोशिश करते हुए सेब को वापस से रुचिता के मुंह के आगे कर देता है।
रुचिता इस बार फिर से वीर को सेब उसके पास लाते हुए देखकर उस पर खींचते हुए कहती है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन अभी वह अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि वह बीच में ही चुप हो जाती है। वह वीर का भोला सा चेहरा देखती है। वीर ने अभी अपनी शक्ल बच्चों की जैसी बन ली थी और ऐसा लग रहा था कि वह अभी ही रो देगा। वह रुचिता से रिक्वेस्ट किए जा रहा था। रुचिता को भी समझ नहीं आया कि वीर अपने चेहरे को ऐसा कैसे बना सकता है। लेकिन फिर जो भी हो, रुचिता को वीर का यह भोला सा चेहरा काफी पसंद आया था। वीर अभी किसी बच्चे की तरह क्यूट लग रहा था, इसलिए रुचिता चाह कर भी मना नहीं कर पाती है और वह फिर के हाथ से सेब लेकर खाने लगती है। कुछ देर बाद वीर अपने फोन को एक और बार चेक करता है। तब वह पता है कि नेटवर्क आ रहा था, इसलिए तुरंत ही कुछ दूर जाकर अनुराग को फोन करता है। अनुराग भी उधर 5 रिंग में फोन को उठा लेता है। वीर अनुराग के फोन को उठाते हैं, उससे कहता है, अनुराग कहाँ रह गया? कब से वेट कर रहे हैं, अब तक तू आया नहीं। वीर की बात सुनकर इस तरफ से अनुराग जवाब देते हुए कहता है, कुछ काम आ गया था और जब पेट्रोल पंप पहुंचा तब वो भी रिफिल हो रहा था और दूसरे पेट्रोल पंप का तू जानता ही है, वह यहाँ से तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर दूर हैं, तो अब मुझे इसी पंप पर रुकना पड़ेगा, इसलिए मुझे तकरीबन 1 से 2 घंटा और लगेगा क्योंकि आसपास दूसरा पेट्रोल पंप भी नहीं है। अनुराग वीर को एक सांस में बताता ही चला जाता है। वीर अनुराग को इस तरह से जवाब देते हुए सुनकर एक गहरी सांस लेता है और फिर उससे कहता है, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके तू आ जा। और जल्दी फोन रख, मेरे फोन की बैटरी भी डेड होने वाली है। फिर अनुराग भी वीर की बात पर हाँ मैं जवाब देता है और वह फोन को काट देता है। रुचिता फिर वीर से पूछती है, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त अब तक नहीं आया? इस पर वीर जवाब देते हुए कहता है, हाँ वह कुछ काम में फंस गया था और दूसरा फ्यूल पंप भी आसपास नहीं है, इसलिए सभी और 1-1.5 घंटा लगने वाला है। वीर ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे अचानक ही फिर से अपने पीछे कुछ महसूस होता है। इस बार वीर जैसे ही पीछे की तरफ पलटकर देखता है, तब वह पाता है कि जमीन में 1-2 मीटर बड़ा गड्ढा था। वह किसी सुरंग जैसा लग रहा था। वीर को यह याद था कि अभी तो यहाँ पर ऐसा कोई भी गड्ढा नहीं था, लेकिन अभी के अभी यह यहाँ पर कैसे आ गया? लेकिन फिर वीर उसके अंदर जाने का जोखिम नहीं लेता है और तुरंत रुचिता के पास आकर बोलता है, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना, मुझे ऐसा लगता है कि आसपास कुछ खतरा है। इस पर रुचिता वीर से कहती है, कोई जंगली जानवर होगा और कुछ नहीं। लेकिन वीर फिर से आसपास देखते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। वीर की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वीर के पीछ उसी गड्ढे में से एक बड़ा सा सांप बाहर निकलता है। वह सांप तकरीबन 30 मीटर लंबा था और 3 से 4 मीटर तक चौड़ा था। रुचिता वीर के पीछे अचानक इतने बड़े सांप को देखकर डर जाती है और वह तुरंत ही वीर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वीर भी अचानक रुचिता के इस तरह के रिएक्शन से चौकन्ना हो जाता है और वह देखता है कि वह जहां पर खड़ा था वहां पर एक बड़ा सा सांप, जो कि दूसरे सांपों से बहुत ही ज्यादा बड़ा तो था ही साथ वह बाकी सांपों से अलग सफेद रंग का था। वीर को यह देखकर अजीब लगता है कि यह मॉन्स्टर इस पहाड़ी पर कर क्या रहा है। तभी रुचिता वीर से कहती है, यह तो म्यूटेंट जोन का जानवर है। वीर, जो कि अभी तक इतने बड़े राक्षस जैसे सांप को देखने के बाद अपने शोक से बाहर भी नहीं आ पाया था,
वह एक बार फिर से रुचिता की बात सुनकर जैसे सदमे में ही चला जाता है। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए वीर को कुछ पलों के समय लग गया, लेकिन फिर शोक से बाहर आते ही वह रुचिता से थोड़ा हकलाते हुए कहता है, जानवर, और वो भी म्यूटेंट जोन का। लेकिन वह यहाँ पर कैसे हो सकता है? इस पर रुचिता वीर से कहती है, वह सब मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अभी अपनी जान बचाओ। वीर देखता है कि वह सांप पहले से ही बहुत बुरी तरह से घायल था। वीर बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथों को जल्दी से अजीब से पैटर्न में 2 से 3 बार मिलाता है और उस सांप की तरफ अपनी हथेली करते हुए तेजी से कहता है, लाइटनिंग स्टाइल, और लाइटनिंग। और फिर वीर के इतना कहते ही वीर के हाथों से लाइटनिंग के स्पार्क्स तुरंत ही वीर की हथेली तक आते हैं। एयर वीर का पूरा हाथ लिघटनिंग के पर्पल स्पार्क्स से घिर जाता है और फिर लिघटनिंग उसके हाथों से निकलकर सीधे उस बड़े से सांप के शरीर पर हमला करने लगती है। लेकिन यह शायद वीर का बैड लक ही था, जो कि वीर की उम्मीदों से उलट उस लाइटनिंग के हमले से उस सांप को कुछ भी नहीं होता है। वीर को तो ऐसा लगा जैसे उसने तो उस पर हमला किया ही नहीं था, क्योंकि अगर उसके हमले का उस पर कुछ असर भी होता तो उसे कुछ पता तो चलता। लेकिन तभी वह सांप वीर की तरफ देखता है। शायद अभी तक वह सांप वीर और रुचिता पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन अब वीर ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। चाहे वह हमला किसी काम का ही ना हो, लेकिन वह उसको मारना तो चाहता था। शायद अभी उस सांप ने भी वीर से कुछ खतरा महसूस कर लिया था, इसीलिए वह अपनी पूंछ को गड्ढे में से निकालता है। तब वीर देखता है कि जो सांप अब तक 3 से 4 मीटर चौड़ा था और 30 मीटर लंबा था, वह असल में 50 से 60 मीटर तक लंबा है। माना कि उस सांप का बाकी शरीर पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जख्मी था, लेकिन फिर भी वीर का तो इतना बड़ा सांप देखकर दिमाग ही चकरा गया था। वह सांप अपना सर ऊपर उठाता है और अपना फन चौड़ा कर लेता है। उसके फन को चौड़ा करते ही वीर को तो ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े से हॉल की छत के नीचे आ गया हो। अब कुछ भी हो, लेकिन रुचिता और वीर की जान खतरे में तो थी। वीर तुरंत अपने हाथों को 3 बार अजीब से पैटर्न में हिलाता है और तेजी से भागना शुरू कर देता है। वीर तुरंत रुचिता को पकड़ता है और उस सांप से पलक झपकते ही 30 मीटर दूर चला जाता है। वीर देखता है कि उस सांप ने हमला करने के लिए अपना जहर फेंक दिया है, इसलिए वीर उससे बचने के लिए रुचिता को लेकर फिर दूसरी जगह भागता है। लेकिन वहां पर वह अब अपनी पूंछ हमला करने के लिए अपनी पूंछ को उठा चुके था, इसलिए वह रुचिता को लेकर फौरन दूसरी जगह लेकर जाता है। वीर के वहां से जाते ही वह सांप उस जगह पर अपनी पूंछ को पटक देता है और उसके ऐसा करते ही उस जमीन पर एक धमाके की आवाज आती है और वहां पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और क्योंकि वह सांप घायल था और उसके शरीर में से खून बह रहा था, उस वजह से उस जमीन पर भी खून ही खून हो जाता है। अचानक से ही आसपास का मंजर बहुत डरावना हो गया था। अचानक वह सांप एक बार फिर से वीर पर हमला करता है, इसीलिए वीर वहां पर भज खड़ा नहीं रह सकता था। तभी रुचिता वीर से कहती है, इस तरह भागने से अब कुछ नहीं होने वाला। बेवकूफों जैसे उस पर हमला करने चले थे। अभी तो हमारी एलिमेंटल रिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद हम उसे हरा सके। रुचिता सही ही कह रही थी। न वीर उस सांप पर हमला करता और न ही उस सांप को गुस्सा आता। वीर को तभी याद आता है कि अभी शाम को जब रुचिता पत्थर के पास थी, तब उसकी अपनी एलिमेंटल रिंग न जाने कैसे कंप्लीट हो गई थी। वह बात अलग थी कि एलिमेंटल रिंग को यूज करने पर बहुत ज्यादा चक्र एनर्जी खत्म होती है और वीर भी एक बार उसे इस्तेमाल करने के बाद थकान महसूस कर रहा था।
लेकिन फिर भी वह रुचिता से कहता है, मैं मदद कर सकता हूं। रुचिता वीर से चिढ़ते हुए कहती हैं, तुम करोगे? मजाक करना बंद करो। इस पर वीर रुचिता को जवाब देते हुए कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। इस पर रुचिता वीर से कहती है, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, इसमें जान का जोखिम है। तभी वीर रुचिता से कहता है, जान का जोखिम तो यूं भी है, और क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? रुचिता वीर की बात सुनकर एक पल को चुप रह जाती है और फिर कहती है, ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, शायद काम बन जाए, लेकिन प्लीज मरना मत। वीर के दिमाग में एक पल को तो फिर से रुचिता के मजे लेने की बात आती है, लेकिन वह खुद पर काबू करता है और फिर वह तुरंत हाँ में अपना सर हिला देता है। वीर फिर तुरंत तेजी से भागता हुआ सीधा सांप से जितना दूर हो सके उतना दूर जाता है और एक पत्थर के पीछे रुचिता को खड़ा कर देता है और फिर तुरंत वहां से निकालकर उस सांप की तरफ जाने लगता है ताकि वह सांप रुचिका की तरफ ना जा सके। वीर उसके सामने पहुंचकर एक और बार अपने लाइटनिंग एलिमेंट से हमला करता है, जो कि सिर्फ उसका ध्यान हटाने के लिए ही था। वीर जानता था कि यह उस पर कुछ काम नहीं करने वाला। वीर के इन मामूली हमलों से वीर उस सांप को कुछ छोटे छोटे घाव ही दे सकता था। इसीलिए वीर अपनी एलिमेंटल रिंग को बनाने की कोशिश करता है। वीर अपने हाथों को कुछ अजीब पैटर्न्स घुमाने लगता है और ऐसा करते ही वीर के हाथों के आसपास उसकी एलिमेंटल रिंग बनना शुरू हो जाती है। वह रिनव अभी आधी ही बानी थी, लेकिन वह टूट जाती है, पर वीर अपनी कोशिश करना जारी रखता है। वह तुरंत रिंग बनाने की कोशिश करता है। तभी उस सांप की पूंछ वीर के सामने आकर गिरती है, जिससे वह उस 4 से 5 फीट तक अंदर जमीन में घुस जाती है और आसपास पत्थर उड़ जाते हैं। यह बात तो माननी होगी कि उस सांप में घायल होने के बाद भी ताकत तो बहुत ही ज्यादा थी, और हो भी क्यों ना उसका शरीर भी तो उतना ही बड़ा था। का वीर एलिमेंटल रिंग को बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन काम नहीं बनता। इसीलिए वीर इस बार अपने वाइंड एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, वाइंड स्टाइल क्लियर पान। और इतना कहकर वह अपना हाथ उस सांप की तरफ कर देता है। जैसे ही वह अपना हाथ उस सांप की तरफ करता है, तभी वीर के हाथ के चारों तरफ हवा बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमने लगती है और फिर वह एक जगह इकट्ठा होने लगती है। उसके बाद वह किसी टॉप के गोले की तरह वीर के हाथों से निकालकर उस सांप से जा टकराती है। यह ब्लास्ट उस सांप को 5 फीट तक पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह सांप अगले ही पल फिर से खड़ा हो जाता है। वीर को इस वक्त समय मिल गया था अपनी रिंग बनाने का, लेकिन वह एलिमेंटल रिंग को इतनी जल्दी भी नहीं बना पा रहा था। तभी वीर को याद आता है कि ट्रेनर धैर्य ने उन्हें बताया था कि अपनी एलिमेंटल रिंग को बनाने के लिए अपने दिमाग को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी वीर जल्दबाजी में था। वह उस सांप का ध्यान भी भटका रहा था और अपनी एलिमेंटल रिंग पर भी फोकस कर रहा था, जिससे वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वीर खुद को शांत करता है और इस बार फिर से कोशिश करता है। लेकिन इस बार रिजल्ट तो अच्छे थे, पर काम नहीं बनता है। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। लेकिन तभी वह देखता है कि वह सांप रुचिता की तरफ जा रहा है। रुचिता को उस पत्थर से बाहर खड़ा देख वीर कहता है, अब यह बाहर क्यों आ गई डॉन? अभी एक मुसीबत कम थी क्या जो ये दूसरी बनकर आ गई है? लेकिन वीर रुचिता की एक बात नोटिस करता है कि रुचिता और कुछ नहीं बल्कि उसके लिए समय निकाल रही थी।
ताकि वीर अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर सके। वीर भी इस मौके का फायदा उठता है और पूरी जान से कंसंट्रेट करने लगता है और एक बार फिर से रिंग बनाने की कोशिश करता है। इधर वह सांप भी रुचिता के काफी करीब पहुंच गया था। रुचिता भी उस सांप पर पूरी ताकत से अपने फायर एलिमेंट से हमला किए जा रही थी, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हो पा रहा था। वह तो सांप की स्पीड को भी धीरे नहीं कर पा रही थी। रुचिता की पूरी कोशिश के बाद भी वह सांप की गति को धीरे नहीं कर पाती है। वह सांप रुचिता के पास पहुंचकर अपना मुंह खोलता है और उसके बड़े बड़े 2 दांत सामने लार टपकाते हुए दिखाई देते हैं। उसका मुंह किसी गुफा की तरह बड़ा था। वह रुचिता को निगलने के लिए आगे झुका ही था कि तभी उस पर लाइटनिंग का हमला होता है, जिससे उसका पूरा शरीर लाइटनिंग के स्पार्क्स से घिर जाता है और उसके मुंह से बस एक अजीब सी चीख निकलती है। भले ही वह इस हमले से मरा नहीं था, लेकिन उसकी चमड़ी चारों तरफ से फट गई थी और झुलस गई थी। इसी के साथ एक आवाज आती है, लाइटनिंग स्टाइल थंडर ड्रैगन। वीर की एलिमेंटल रिंग कंप्लीट हो चुकी थी और यह शायद उसके पेंडेंट की वजह से संभव हो पाया था। वीर इस वक्त अपने आसपास लाइटनिंग की पर्पल रंग की रोशनी को बिखेरता हुआ चला आ रहा था। वह उसकी एलिमेंटल एनर्जी थी जो कि इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आसपास की सारी जगह रोशनी से भर गई थी। उसका पूरा शरीर लाइटनिंग के पर्पल और वाइट स्पार्क से ढका हुआ था। उसकी आंखों से भी लाइटनिंग के स्पार्क्स निकल रहे थे, जो कि अभी पर्पल रंग की दिखाई दे रही तो कभी सफेद रंग की। उसके बाल भी खड़े होने लगे थे और हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथों में लाइटनिंग के बड़े बड़े स्पार्क्स बन रहे थे। वीर उस बड़े से सांप को देखता है, फिर उस पर एक और हमला करता है, लेकिन वह सांप भी जैसे कुछ जाने देने के मूड में नहीं था और वह अपनी पूंछ को घूमता है। लेकिन वीर यह देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उसने अपना यह हमला उसकी तरफ नहीं बल्कि दूसरी और रुचिता की तरफ किया था। रुचिता ने तुरंत ही अपने फ्लेम्स से उस पर हमला किया और कुछ करके बचने की कोशिश की, लेकिन उस सांप का हमला बहुत ही ताकतवर था, जिससे कि वह 10 से 15 फीट दूर जाकर गिरती हैं। रुचिता पर हमला होता देखकर वीर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वीर बिना रुके 5 से 6 बार उस सांप के सर पर हमला करता है, जिससे उस सांप का सर फट जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। उस सांप के मरते ही वीर तुरंत भागते हुए रुचिता की तरफ जाने लगता है, जो कि वही कुछ दूरी पर बेहोश हो गई थी। लेकिन तभी भागते भागते वीर की आंखें बंद होने लगती है और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। असल में वीर उस सांप के दिए हुए जख्मों के कारण बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि उसने आज हद से ज्यादा ही अपनी चक्रा एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिस कारण बहुत थक गया था। जब भी कोई एलिमेंटल यूजर अपनी लिमिट से ज्यादा चक्र एनर्जी को यूज कर लेता है, तब उसका यही हाल होता है। और अगर कोई एलिमेंट यूजर फिर भी अपनी चक्र एनर्जी से एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल करता है, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं। ज्यादातर केसेस में एलिमेंटल यूजर बेहोश हो जाता है या फिर वहीं पर सो जाता है, क्योंकि वह अपनी चक्र एनर्जी को वापस से रिस्टोर कर रहा होता है। अभी शायद वीर भी यही कर रहा था, क्योंकि उसने अभी हाल ही में तो एलिमेंट पावर को इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिससे उसकी चक्रा पॉइंट में एनर्जी बहुत ही कम स्टोर होती थी। और आज उसने एलिमेंटल रिंग का इस्तेमाल किया था, जिसमें चक्र एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगती है, जिस कारण से वह पूरी तरह से थक चुका था। वीर तो पहले ही बेहोश हो जाता, लेकिन यह उसकी इच्छा शक्ति ही थी कि वह उस सांप से अंत तक लड़ता रहा और जीत भी गया। अगर वह पहले ही बेहोश हो गया होता तो वह सांप तो वीर को बिना कुछ सोचे ही अपना डिनर बना लेता। आधे घंटे बाद
रुचिता को होश आ जाता है। वह धीरे से अपना सर पकड़ते हुए बैठ जाती और अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे उस सांप का बड़ा सा भारी भरकम शरीर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वहां उसे देखकर अचानक ही थोड़ी डर से जाती है, लेकिन फिर वह नोटिस करते हैं कि वह सांप कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। वह सांप मर चुका था। यह बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। माना कि वह सांप घायल था, लेकिन वह मुल्तान जोन से आया था और इसी कारण उसकी ताकत को कम आंकना बहुत बड़ी बेवकूफी होती। वह सांप अभी भी इतना ताकतवर तो था ही कि वीर और रुचिता जैसे नए एलिमेंटल यूजर्स को बड़े आराम से मार सके। लेकिन तभी उस सांप से कुछ दूरी पर वीर भी जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल अचानक ही रुचिता का कलेजा मानो मुंह को आ गया है। वह तुरंत वहां से उठती है और भागते हुए वीर के पास चली जाती हैं। वह वीर को वहां पलटा कर देखती है तो पाती है कि वीर बड़े आराम से सो रहा था। रुचिता, जो कि डर और घबराहट के कारण भागते हुए आई थी और हाफ रही थी, वीर को इस तरह से सोता हुआ देखकर अचानक ही गुस्से से भर जाती है और बड़बड़ाती है, यह कैसा लड़का है, ये ऐसी हालत में सो भी कैसे सकता है। फिर रुचिता वीर को जगाने के लिए उसे हिलाती है, लेकिन वीर नहीं जागता। रुचिता को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह देखती है कि वीर के शरीर पर कई जगह पर चोटें लगी हुई है और वीर का सीधा हाथ तो जैसे खून में डुबोकर ही निकाला गया हो। रुचिता जब वीर के घाव को ध्यान से देखती तब वह जैसे कांप सी जाती हैं। वह तुरंत उठती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जल्दी से कार के पास जाती है और फिर आकर तुरंत वीर के घावों को साफ कर पट्टियां बंधना शुरू कर देती है। लेकिन उस वक्त उसके पास इतनी सारी बैंडेज या पट्टियां तो थी ही नहीं जितने कि वीर के शरीर पर जख्म थे। उसने वीर के शरीर के गहरे जख्मों को तो पट्टी उसे ढक दिया था, लेकिन हाथ के गांव से लगातार खून बहे ही जा रहा था। रुचिता तुरंत अपनी ड्रेस में से कपड़ा फाड़ती है और वीर के हाथ पर कसकर बांध देती है ताकि वह खून को बहने से रोक सके और फिर वह वीर को किसी तरह उठाकर कार के अंदर बैठा देती है। वह जानती थी कि कार में पेट्रोल नहीं है, लेकिन उसे अभी कुछ तो करना ही होगा ताकि वह वीर की जान बच सके। इसलिए वह कार में ही कुछ ढूंढने लगती है जिससे वह कार को चला सके। तभी उसकी नजर कार में लगे हुए नाइट्रस सिलेंडर पर जाती है। यह वीर ने अपनी कार में अचानक रफ्तार बढ़ाने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन रुचिता आज इसी से वीर की जान बचाने की सोच रही थी। रुचिता तुरंत कार में बैठती है और नाइट्रस सिलेंडर के वॉल्व को खोल देती है। जैसे ही उसकी गैस इंजन तक पहुंचती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से। रुचिका तुरंत ही कार को वहां से भगाना शुरू कर देती हैं। खैर, यह साइलेंडर तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करते थे, लेकिन इतना काफी था कार को ढलान तक लेकर जाने के लिए। करके ढलान पर पहुंचते ही कार नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कार की रफ्तार और बढ़ती ही चली जाती है। देखते ही देखते कार पहाड़ी से नीचे पहुंच चुकी थी और अभी भी उसकी काफी ज्यादा स्पीड बनी हुई थी। रुचिता को बस अभी वीर को किसी न किसी तरह से हाईवे तक लेकर जाना था ताकि वह किसी की मदद ले सके। माना रुचिता वीर से गुस्सा थी, लेकिन वह किसी को भी अपनी आंखों के सामने मरते हुए या दर्द में कराहते हुए नहीं देख सकती थी। शायद यही बात थी जो कि रुचिता अभी वीर को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही थी। रुचिता तभी वीर की तरफ देखती है। वीर के हाथ से अभी भी खून बहे जा रहा था, लेकिन वीर अभी भी बड़े आराम से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रुचिता को भी यूनिवर्सिटी में बताया गया था कि जब भी किसी चक्र एनर्जी खत्म हो जाती है तब वह पहले किसी भी हालत में क्यों ना हो
वह या तो सोता रहेगा या बेहोश रहेगा, क्योंकि एक बार एनर्जी खत्म होने पर जब तक कि वह वापस रिस्टोर नहीं हो जाती तब तक उस इंसान में अपने हाथ की उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं होती। और अभी जिस हिसाब से वीर सोया हुआ था उस हिसाब से तो उसे तकरीबन 3 से 4 दिन का आराम चाहिए ही था। लेकिन जो भी हो अभी वीर की जान खतरे में थी क्योंकि उसके हाथों से लगातार खून बहे जा रहा था। रुचिता को डर था कि ज्यादा खून बहने से ही वीर को कुछ हो ना जाए, लेकिन वह खुद भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तक गाड़ी की स्पीड भी काफी ज्यादा धीरे हो चुकी थी और हाईवे भी कुछ दूरी पर था। यह रुचिता की कोशिश का ही नतीजा था जो कि वह अभी वीर को यहां तक कार में ला पाने में सफल हो पाई थी। मुश्किल भले कितनी भी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। जब हम अपना 100% देते हैं तब हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसीलिए रुचिता ने भी कुछ अजीब तरीके से ही सही, लेकिन वीर को यहां तक लेकर तो आ ही गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह फिर भी वीर को नहीं बचा पाएगी। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों को जैसे हवा मिल गई, क्योंकि उसने सामने से एक गाड़ी को आते हुए देख लिया था। रुचिता हॉर्न बजाते हुए उसे रुकवाने के लिए हाथ देती है। उस गाड़ी को और कोई नहीं बल्कि अनुराग ही चला रहा था। उसने जैसे ही वीर की कार को नीचे की तरफ आते हुए देखा, वह अपनी गाड़ी को रोक देता है। वह गाड़ी से उतरकर सीधा रुचिता के पास जाता है और कहता है, गाड़ी तुम चला रही हो, वीर कहाँ है? फिर जैसे ही अनुराग की नजर वीर पर पड़ती है तब वह देखता है कि वीर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में कार की सीट पर बैठ है। तब वह हकलाते हुए कहता है, वीर, वीर, क्या हुआ तुझे? इस पर रुचिता रोते हुए अनुराग से कहती है, हम पर हमला हुआ था और वीर उसी में घायल हो गया, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अनुराग एक समझदार लड़का था और इस तरह की परिस्थितियों में इतनी जल्दी अपने होश खोने वालों में से नहीं था। वह तुरंत ही अपनी बाइक के पास जाता है। अब क्योंकि वह अपनी बाइक पर तो वीर को लेकर जा नहीं सकता था, इसीलिए वह तुरंत पेट्रोल का केन लेता है और गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। गाड़ी में पेट्रोल भरते ही गाड़ी में नहीं जान आ जाती है। फिर रुचिता ज्यादा देर किए बिना ही कार को भगाते हुए कार को सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेकर चल देती है। अनुराग अपने इकलौते दोस्त वीर की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया था। वह भी अपनी बाइक को बढ़ाता है और उसकी कार के पीछे ही ले जाना शुरू कर देता है। रास्ते में कई सिगन्स को तोड़ते हुए दोनों जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी वीर के शरीर पर इतने भाव देखकर चकरा जाते हैं। वह तुरंत ही उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं और उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। रुचिता ने अब तक अनुराग को वीर और उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बता दिया था। अनुराग कहता है, अगर ऐसा ही है तो हमें कॉलेज को ही सूचित करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। रुचिता को भी यह बात ठीक लगती है, इसलिए वह सुझाव देती है, हम इस बारे में ट्रेनर धैर्य को बता देते हैं। अनुराग भी इस बात पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ ऐसा ही करते हैं। और फिर इतना कहकर वह तुरंत अपना फोन निकालता है और ट्रेनर धैर्य को फोन लगाता है, क्योंकि अभी आधी रात हो चुकी थी। इसीलिए ट्रेनर धैर्य भी फोन उठाने में थोड़ा समय लगा देते हैं। ट्रेनर के फोन उठाते ही अनुराग उनसे कहता है, सर जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल का नाम सुनकर ट्रेनर धैर्य थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वह अनुराग से पूछते हैं, अनुराग हॉस्पिटल? लेकिन वहां क्यों? क्या हुआ, सब ठीक तो है? इस पर अनुराग थोड़ा हकलाते हुए कहता है, सर कुछ ठीक नहीं है,
वीर पर हमला हुआ था। हमला, लेकिन किसने किया हमला? वह ठीक तो है। ट्रेनर धैर्य बीच में ही बोल पड़ते हैं। इस पर अनुराग उनसे कहता है, सर कोई म्यूटेंट जोन से एक जानवर आ गया था। उसी ने पहाड़ी पर वीर पर हमला किया था। अभी ट्रेनर धैर्य को अनुराग की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वह अनुराग से कहते हैं, म्यूटेंट जोन का जानवर? पहाड़ी? तुम यह सब क्या बातें कर रहे हो? इस पर अनुराग उनसे कहता है, सर आप पहले हॉस्पिटल आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इधर से ट्रेनर धैर्य भी अनुराग की बात में हामी भरते हुए कहते हैं, बस तुम कुछ देर रुको, मैं भी आया। इस तरफ ऑपरेशन अभी भी जारी था और अब तक रुचिता के घावों पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। रुचिता वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी हुई थी। वह तो अब तक उस भयानक दृश्य को भूला ही नहीं पाई थी। उसे वीर की भी चिंता हो रही थी। पता नहीं वह ठीक भी हो पाएगा या नहीं। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। रुचिता के मन में ऐसे ही कई सारे बुरे बुरे ख्याल बिना रुके आते ही जा रहे थे। वह चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी। कहने को तो वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर बड़ी शांति से बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन के अंदर एक खतरनाक सी उथल पुथल मची हुई थी। तभी अनुराग, जो कि वहीं पर खड़ा हुआ इधर उधर टहल रहा था, वह देखता है कि ट्रेनर धैर्य उन्हीं की तरह आ रहे हैं। ट्रेनर ने अभी घर के ही साधारण से कपड़े पहन रखे थे, जो यह बात बताने के लिए काफी थे कि वह अनुराग के फोन करते ही उठकर चले आए थे। वह वहां पर आते ही अनुराग से पूछते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ है वीर को? डॉट डॉट। इस पर अनुराग उन्हें जवाब देते हुए कहता है, ट्रेनर वह वीर अभी सो रहा है। नहीं सो नहीं रहा है, शायद बेहोश है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। एक पल को तो अनुराग भी कंफ्यूज हो गया था कि उसे बताना क्या है। तभी ट्रेनर धैर्य अनुराग से पूछते हैं, लेकिन यह सब हुआ कैसे? इस पर अनुराग उनसे कहता है, सर वह आज वीर रुचिता को घर ड्रॉप करने के लिए गया हुआ था, लेकिन यह किसी पहाड़ी पर घूमने के लिए निकल गए और वहीं पर एक म्यूटेंट जोन का जानवर आ गया था। लेकिन अभी अनुराग ने अपनी बात को खत्म भी नहीं की थी कि तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए ट्रेनर धैर्य अनुराग से कहते हैं, यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। अनुराग भी समझ गया कि म्यूटेंट जोन की बातों को यहाँ करना ठीक नहीं है, इसलिए वह भी ट्रेनर धैर्य की बातों को मान जाता है और फिर दोनों वहां से एक खाली जगह पर आ जाते हैं, जहां आसपास कोई भी ना हो, और फिर अनुराग ट्रेनर को सारी बातें बताना शुरू कर देता है। अनुराग की सारी बातों को सुनकर ट्रेनर उससे कहते हैं, यह वीर की किस्मत ही थी जो कि वह बच गया, क्योंकि भले ही वहां जानवर घायल हो, लेकिन इतना तो ताकतवर था ही कि वीर के जैसे कई नए एलिमेंटल यूजर्स को अकेला ही बड़ी आसानी से मार सके। इधर ट्रेनर धैर्य और अनुराग बातें कर रहे थे और उधर रुचिता का सब्र जैसे टूटता ही जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर वहां से तुरंत उठती है और सीधा ट्रेनर धैर्य के पास जाकर बोलती है, सर आपने कहा था कि म्यूटेंट जोन के सभी जानवरों को म्यूटेंट जोन में ही कैद करके रखा हुआ है, तो फिर वो यहाँ बाहर कैसे आ सकते हैं? इस पर ट्रेनर धैर्य रुचिता को जवाब देते हुए कहते हैं, म्यूटेंट जोन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और उसे पूरी तरह से बंद करना नामुमकिन है। इसीलिए समय समय पर कुछ जानवर म्यूटेंट जोन से भागकर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हमारे एलिमेंट यूजर अपनी ताकत से या तो उन्हें खत्म कर देते हैं या फिर उन्हें वापस म्यूटेंट जोन में भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन यह सांप जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी,
यह किसी तरह वहां से बचकर बाहर की तरफ भाग गया था। इसकी तलाश में पिछले 2 हफ्ते से कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा घायल था और इससे पहले कि यह पूरी तरह से ठीक होता, हम इसे खत्म करना चाहते थे। इसीलिए हमने इसे काफी जगहों पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें यह नहीं मिला। और जिन घावों की तो बात कर रहे हो, यह भी उस सांप और हमारे लोगों के बीच में हुई लड़ाई का ही नतीजा था। इन्हीं कारणों से उसके शरीर पर इतने सारे घाव थे। मुझे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि वीर ने उस सांप को मार भी कैसे दिया। इस पर रुचिता कहती हैं, वीर ने उस वक्त किसी तरह से अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर लिया था। एलिमेंटल रिंग का नाम सुनते ही ट्रेनर धैर्य के कान खड़े हो जाते हैं और वह रुचिता से कहते हैं, क्या कहा तुमने? उसने एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर लिया था? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही? इस पर रुचिता उनसे कहती है, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। उसने सच में अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर लिया था। उसी की मदद से उसने उस सांप को हराया था और हमारी जान बच पाई थी। रुचिका की बात सुनकर ट्रेनर धैर्य सारा माजरा एक ही बार में समझ जाते हैं और वह रुचिता से कहते हैं, याद है मैंने तुमको बताया था कि जितनी ज्यादा ताकत से तुम अपने एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करोगे, उतनी ही ज्यादा तुमको अपनी चक्र एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अभी तुम लोग इस स्थिति में नहीं हो कि तुम एक बार भी अपनी एलिमेंटल रिंग की पावर को इस्तेमाल कर सको। क्योंकि वीर ने ऐसा कर लिया है, तो यह बात साफ है कि उसके पास एनर्जी का भंडार है, लेकिन वह भी एक से ज्यादा बार अपनी एलिमेंटल रिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वह कोशिश जारी रखें तो हो सकता है कि वह अपनी चक्रा एनर्जी की लिमिट को और बढ़ा सकें। खैर, अभी तो ऐसा लगता है कि वीर 3 या 4 दिनों तक नींद से ही नहीं जागेगा। इस पर अनुराग ट्रेनर धैर्य से पूछ बैठता है, सर आपने अभी कहा कि वीर 3 से 4 दिनों तक नींद से ही नहीं जागेगा, इससे आपका क्या मतलब है? इस पर ट्रेनर धैर्य अनुराग को जवाब देते हुए कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा था कि अपनी दूसरी क्लासेस को भले ही तुम सीरियस ना लो, लेकिन तुम्हारी जो मैं ट्रेनिंग क्लासेस लेता हूं, इनमें ध्यान लगाकर ट्रेनिंग लेना। ट्रेनर की बात सुनकर अनुराग समझ जाता है कि अनुराग को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वह समझ गया था कि ट्रेनर क्या कहना चाहते हैं। अनुराग ट्रेनर की क्लास में मस्ती करता रहता था, लेकिन कुछ पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करता था। खैर, ट्रेनर धैर्य उसे ज्यादा नहीं सुनाते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, जब भी किसी की चक्र एनर्जी खत्म हो जाती है, तब वह आराम करके मतलब या तो सोते हुए या फिर मेडिटेट करते हुए उसे वापस पा सकता है। क्योंकि अभी वीर बेहोश है, मतलब वह सो रहा है और अपनी चक्र एनर्जी को रिकवर कर रहा है, इसीलिए वह 3 से 4 दिनों तक नहीं उठने वाला। एक बार जब वीर अपनी चक्र एनर्जी को रिकवर कर लेता है, तो वह एक बार फिर से अपनी एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल कर सकेगा। तभी पास ही में वीर के ऑपरेशन थिएटर का गेट खुल जाता है। गेट के खुलते ही वह देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आ रहे थे। डॉक्टर के बाहर आते ही रुचिता, अनुराग और ट्रेनर धैर्य तीनों उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर अनुराग डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है? इस पर डॉक्टर उनसे कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ कि आप उन्हें जल्दी लेकर आ गए। उनका खून काफी बह गया था, लेकिन अब सब ठीक है। अगर आप और देर करते तो खून बहने से उन्हें बचाना मुश्किल भी हो सकता था, लेकिन अभी वह आराम कर रहे हैं। आप कुछ देर बाद उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अनुराग के चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी की लहर आ जाती है। उसे तो समझ भी नहीं आता कि इस खुशी को वह एक्सप्रेस कैसे करें। अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
यही हाल रुचिता का भी था। वहीं ट्रेनर धैर्य भी बहुत खुश थे। लेकिन तभी ट्रेनर धैर्य को कुछ याद आता है और वह रुचिता से पूछते हैं, रुचिता तुम्हें वह म्यूटेटेड जानवर कहाँ पर मिला था? इस पर रुचिता ट्रेनर धैर्य को जवाब देते हुए कहती हैं, यही पास ही में सर, शहर के पास वाली पहली पहाड़ी पर। इस पर ट्रेनर धैर्य उससे कहते हैं, ठीक है, और इतना कहकर अपना फोन निकालकर तुरंत किसी को फोन करते हैं। हेलो सर, जो म्यूटेंट जोन से जानवर भाग गया था वह शहर के पास वाली पहली पहाड़ी पर ही है। उसे मार दिया गया है, इसलिए उसकी बॉडी को वहां से जल्दी साफ करवा दीजिए। वहां पर सुबह आकर लोगों ने उसे देख लिया तो बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगी। ट्रेनर धैर्य फोन पर किसी से कहते हैं। अनुराग ट्रेनर धैर्य की बात सुनकर उनसे पूछता है, सर ऐसा क्यों? इस पर ट्रेन और धैर्य अनुराग को जवाब देते हुए कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इतनी बड़ी सांप की बॉडी को जब लोग देखेंगे तो डर जाएंगे और डर के कारण नया तमाशा खड़ा हो जाएगा और वहां यह महसूस करेंगे कि वह सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम जल्द से जल्द उस सांप को वहां से हटाना होगा। कुछ देर बाद नर्स वीर के रूम से बाहर आती हैं और कहती, पेशेंट को होश आ गया है, आप में से कोई मिलना चाहे तो उनसे मिल सकता है। नर्स की बात सुनकर रुचिता और अनुराग तो काफी खुश हो गए थे, लेकिन वही ट्रेनर धैर्य थोड़ा आचर्च के पड़ गए थे और वह अपना सिर खुजाते हुए उस नर्स से कहते हैं, होश आ गया है मतलब? इस पर नर्स उनसे कहती है, अरे पेशेंट को होश आ गया है और क्या? तभी ट्रेनर धैर्य को भी एहसास होता है कि उन्होंने कितना अजीब सा सवाल पूछा है। नर्स फिर वहां से इतना कहकर निकल जाती है। अनुराग को भी ट्रेनर धैर्य का सवाल अजीब लगता है, इसीलिए वह ट्रेनर धैर्य से पूछता है, सर क्या हुआ? क्या वीर को होश नहीं आना चाहिए था? इस पर ट्रेनर धैर्य उसे जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी? मतलब रुचिता तभी बीच में ही बोल पड़ती है। इस पर वह उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, मतलब साफ है, वीर की एनर्जी पूरी खत्म हो गई थी और ऐसी कंडीशन में उसे 3 से 4 दिनों तक जगना ही नहीं चाहिए था। अगर उसे अभी होश आ रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं हुई थी, और अगर खत्म भी हुई थी तो इतनी जल्दी रिस्टोर हो गई। एनर्जी खत्म ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एलिमेंट रिंग को इस्तेमाल किया था और वीर अभी नया ही एलिमेंटल यूजर बना है। इस कंडीशन में उसकी एनर्जी तो काफी कम होगी, इसलिए वह वहां एनर्जी खत्म होने की वजह से ही बेहोश हुआ होगा। लेकिन इतनी जल्दी उसके होश में आ जाने का मतलब है कि उसकी एनर्जी बहुत तेजी से रिस्टोर होती है। इस पर अनुराग उनसे पूछता है, बहुत तेजी से मतलब कितनी तेजी से सर? इस पर ट्रेनर धैर्य कहते हैं, वह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक मैंने वीर की चक्र एनर्जी को बनते हुए नोटिस नहीं किया है। लेकिन अगर वीर की एनर्जी इतनी जल्दी ही रिस्टोर होती है, मतलब वह एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कैटेगरी में आता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनकी एलिमेंटल एनर्जी इतनी जल्दी रिस्टोर हो सकती है। अभी देखकर तो ऐसा लगता है कि वीर अपनी 3 से 4 दिनों में इकट्ठा होने वाली एनर्जी को सिर्फ 1:30 से 2 घंटे में ही रिकवर कर सकता है। फिर भी अभी यह सब छोड़ो और चलकर उससे मिलकर आते हैं, और इतना कहकर तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। वीर अभी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे होश तो आ गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अनुराग वीर के रूम में आते ही उससे कहता है, भाई ठीक हो या? अनुराग इतना कहकर भागते हुए जाकर वीर को गले से लगा लेता है। उसके ऐसा करते ही वीर, जो कि पूरी तरह से होश में भी नहीं आया था, वह अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाता है,
आ आ आ। और वह अनुराग से कहता है, अबे साले, दूर हो जा, दर्द हो रहा है। अनुराग वीर की बात सुनते ही तुरंत उससे दूर हट जाता है। वीर भी कराहते हुए अपने घावों को थोड़ा सा सहलाता है और कहता है, जान लेगा क्या, एक तो इतनी मुश्किल से बची है। तभी वह ट्रेनर धैर्य को वहां खड़ा देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वह तुरंत ट्रेनर धैर्य से कहता है, सर, आप यहां। इस पर ट्रेनर धैर्य वीर से कहते हैं, हाँ, मुझे तो यहां होना ही था। आखिर मेरा एक स्टूडेंट यहां पर एडमिट जो है। वीर भी ट्रेनर की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी एक नर्स अपने हाथों में दवाई की ट्रे लेकर अंदर आती है। अनुराग ने देख लिया था कि उस ट्रे में एक इंजेक्शन रखा हुआ था, इसीलिए वह अपने पास में ही करीब खड़ी हुई रुचिता के कान में कहता है, देखना, अब आएगा असली मजा। रुचिता को अनुराग की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई थी कि कुछ तो अजीब होने वाला है। वीर अभी ट्रेनर धैर्य से बातें कर ही रहा था कि तभी नर्स वीर का दूसरा हाथ पकड़ती है। वीर तभी अपना सर घुमाता है और देखता है नर्स ने उसका हाथ पकड़ रखा है और उसके दूसरे हाथ में एक इंजेक्शन है। वह इंजेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन था तो इंजेक्शन है। वीर को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे नर्स के हाथों में कोई बड़ा सा चाकू ही। इंजेक्शन देखकर उसके पसीने छुटकने लगे थे। वीर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। वीर नर्स से हकलाते हुए कहता है, देखिए, आप यह सब ठीक नहीं कर रही है, मैं बता रहा हूं आपको। नर्स वीर की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती और उससे कहती है, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वीर उस नर्स से कहता है, अरे यह इंजेक्शन, आप मुझे यह इंजेक्शन नहीं लगा सकती। इस पर वह नर्स कहती है, पेशेंट आप हैं तो आपको ही लगाऊंगी ना, और किसी को थोड़े लगा दूंगी। इस पर वीर भी उससे कहता है, अरे मैंने मना किया ना डॉट, मैं नहीं लगवा रहा ये, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम ठीक ठाक, ताकतवर, पावरफुल, शक्तिशाली। वह नर्स वीर को बीच में ही रोकते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यह इंजेक्शन जरूरी है। भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यह इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। इस पर वीर उस नर्स से कहता है, अरे अजीब जबरदस्ती है। जब मैंने कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रहा हूं तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई हो, एक बार में समझ में नहीं आता है क्या। तब वह नर्स कहती है, आपको इंजेक्शन लगवाना है या नहीं। नहीं, वीर भी तुरंत तपाक से ही बोल पड़ता है। इस पर नर्स कहती है, इंजेक्शन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और बाहर से वार्ड बॉय को आवाज लगा देती है। और फिर बस कुछ ही देर में 2 वार्ड बॉय अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर आते ही नर्स कहती है, यहां पेशेंट को पकड़ो, मुझे इंजेक्शन देना है। इस पर वीर फिर से झल्लाते हुए कहता है, अरे जब मैंने कहा कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जाकर किसी और को लगाइए ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई ना कोई पेशेंट तो मिल ही जाएगा। वीर की ऐसी हालत देखकर अनुराग आराम से वही खड़ा खड़ा हंसे जा रहा था। फिर वह वीर से कहता है, वीर लगवा ले इंजेक्शन, कुछ नहीं होगा, इसी बहाने इतनी अच्छी लड़की तुझे इंजेक्शन भी लगा देगी। अनुराग की बात सुनकर उस नर्स का दिमाग घूम जाता है और वह अनुराग से कहती है, अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं किया तो यह इंजेक्शन मैं आपको भी लगा सकती हूं। वीर नर्स की बात सुनकर अनुराग के मजे लेते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली।
वीर तभी देखता है कि नर्स वापस उसकी तरफ बढ़ने लगी है। अरे आप फिर आ गए। फिर बोलता है, लेकिन इस बार वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वार्ड बॉय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। और फिर बेचारे वीर के साथ वही हुआ जिसका उसको डर था। इंजेक्शन लगाते ही वीर पूरी जान से चिल्लाता है, जिससे पूरा हॉस्पिटल दहल-सा जाता है। कुछ देर बाद वीर किसी से भी बात नहीं कर रहा था। तभी अनुराग उसके पास जाता है और कहता है, भाई तू कुछ खाएगा? लेकिन वीर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अनुराग दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वीर फिर से अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है। वीर इस वक्त उस इंजेक्शन लगाने के बाद से नाराज था। अनुराग जानता था कि वीर को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था और जिसकी वजह से वह अभी उससे नाराज है। इसीलिए अनुराग भी वीर को अकेला छोड़ देता है। कुछ देर बाद वीर का गुस्सा शांत हो जाता है। अब वीर को भी भूख लग रही थी, इसलिए वह अपने पास रखा हुआ खाना उठकर खा लेता है। और जैसा कि नर्स ने कहा था, बस कुछ घंटों के बाद ही वीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रुचिता वीर के डिस्चार्ज होते ही अपने घर निकल गई थी। उसे डर था कि उसे डांटा जाएगा, क्योंकि वह बिना बताए लगभग पूरी रात ही घर से गायब थी। रुचिता अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि उसके पिता को लड़का चाहिए था, इसलिए वह रुचिता को पसंद तो करते थे, लेकिन कुछ खास नहीं। इसीलिए तो उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस की डील के लिए उसकी शादी विपुल जैसे लड़के से तय कर दी थी। रुचिता को कभी उसके परिवार की तरफ से बिल्कुल भी आजादी मिल ही नहीं पाई थी। माना कि वह काफी अमीर घर से थी, लेकिन फिर भी वह किसी कैदी की तरह महसूस करती थी। उसकी हालत किसी सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह थी, जिसके पास सोने का पिंजरा तो था, लेकिन आजादी नहीं। रुचिता के पास में महल जैसा घर था, घूमने के लिए रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार थी, लेकिन उसमें घुमाने के लिए कोई दोस्त नहीं। उसे बिना पूछे तो दोस्त भी बनाने की इजाजत नहीं थी, और यह विपुल के कारण ही हो रहा था। उसकी एक ही दोस्त थी, दिव्या, और उसके अलावा कोई उसके आसपास भी नहीं आता था, क्योंकि अगर कोई आता तो विपुल उनके लिए बड़ी परेशानी बनकर खड़ा हो जाता था। लड़कों की तो रुचिता की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, और आज अगर उसने अपने घर पर यह बता दिया कि वह किसी लड़के के साथ थी, तो फिर तो वीर के लिए और उसके लिए शामत ही आ जाएगी। इसीलिए रुचिता कुछ न कुछ बहाने बनाकर अपने घर वालों के सवालों को टाल देती है। वीर भी आज घर पर किसी राजा महाराजा की तरह बैठा हुआ था, क्योंकि अनुराग उसे कुछ काम ही नहीं करने दे रहा था। वीर अपनी गोद में एक तकिया रखकर चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ अनुराग को सारा काम करते हुए देख रहा था। वीर वहां चुपचाप बैठे अनुराग को देखे जा रहा था। अनुराग, जो कि इस वक्त वीर के कमरे की सफाई कर रहा था, वह भी सफाई करते करते परेशान हो गया था। उसने वीर से कहा, यार वीर, माना कि तू तेरा कमरा हमेशा साफ रखना पसंद करता है, लेकिन यह चीजों को भी सही जगह पर दिया कर। वीर सफाई के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखता था। सफाई का मतलब यह नहीं कि पूरा कमरा साफ सुथरा हो और सारी चीजें अपनी जगह पर हो, बल्कि वह गंदगी नहीं करता था और उसके कमरे का सामान बस इधर-उधर फैला हुआ होता था। चाहे कितना भी सामान उसके कमरे में फैला हो, लेकिन उसके कमरे में धूल मिट्टी या फिर चिप्स के पैकेट वगैरह जैसी कोई चीज भी नहीं मिलती थी। लेकिन वीर की इसी बुरी आदत के चलते अभी अनुराग परेशान हो रहा था। खैर, अनुराग भी मरता क्या न करता, आज उसे यह सब करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वीर की हालत अभी ठीक नहीं थी और वह उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वह उसकी हालत और खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह वीर को चुपचाप बेड पर आराम करने के लिए बोलकर अपना काम निपटा जा रहा था।
करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अनुराग आखिरकार वीर का छोटा सा कमरा साफ करने में कामयाब हो गया था और वीर आराम से अपने पैर फैलाकर घोड़े बेचकर सो रहा था। घर के बाहर लड़कों की जिंदगी ऐसी ही होती है। जो लड़के घर पर अपने किसी भी सामान को सही जगह रखने के लिए हाथ तक नहीं लगते हैं, वह लड़के घर के बाहर अपना सारा काम खुद ही करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगले दिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अनुराग ने वीर को उसकी कार की स्टीयरिंग को भी हाथ तक नहीं लगाने दिया। माना कि वीर को मामूली सी ही चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी अनुराग उसके लिए कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो रहा था। यह बात वीर को मालूम थी, क्योंकि वह जब भी बीमार होता था तब अनुराग कुछ ज्यादा ही उसकी तरफ से फिक्रमंद हो जाता था। वीर की जानता था कि उसकी लाइफ में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसकी फिक्र करते हैं, और जो उसकी सच में फिक्र करते हैं वह तो और भी ज्यादा कम है। उसके तो दोस्त भी 2 या 4 ही थे, और उनमें से भी वीर की फिक्र करने के लिए सिर्फ अनुराग ही था। अनुराग उसके बचपन का दोस्त था और अनुराग के पिता वीर के पिता के दोस्त थे। दोस्त नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इनकी दोस्ती खानदानी है। इसीलिए तो अनुराग के पिता ने वीर के लिए 6 करोड़ की मदद ऐसे ही कर दी थी। वह उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी, जिसे कि वह लगभग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। लेकिन फिर भी उन्होंने इधर उधर से करके 6 करोड़ का इंतजाम किया था। वीर नहीं चाहता था कि वह अनुराग के पिता प्रकाश अंकल की मदद को यूं ही ले ले। वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था ताकि वह उनके पैसे लौटा सके। वह भी जानता था कि माना कि उसके पिता ने प्रकाश अंकल की कई बार मदद की हो, लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा हो रहा था और वीर उन लोगों में से नहीं था जो कि दूसरों के एहसानों की यूं ही ले ले और उनके एहसानों को भी ना उतारे। अनुराग को ड्राइविंग इतने अच्छे से तो नहीं आती थी, लेकिन वह फिर भी कॉलेज तक तो कार को ले ही आया था। आज भी उन्होंने अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद जब ट्रेनर धैर्य की क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज की 5th बिल्डिंग में गए थे, तब वीर को रुचिता दिखाई देती है। उसने आज ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी और उसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि वह रोज ही लगती है। कल रात को उस पहाड़ी पर रुचिता को भी कई जगह चोट लग गई थी, लेकिन वह वीर से तो अच्छी कंडीशन में ही थी। उसके सिर और हाथ पर कई जगह पर बैंडेज लगी हुई थी। वीर उसके पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो डॉट? इस पर रुचिता कहती है, हाँ मैं ठीक हूं। और तुम? रुचिता वीर से तो पूछते हुए कहती है। इस पर वीर भी अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, हाँ मैं भी ठीक ही हूं। वैसे भी मुझे क्या होगा, बस कुछ मामूली सी खरोंचे ही तो आई है। इस पर अनुराग बीच में ही वीर पर कमेंट करते हुए कहता है, इसीलिए तो कल बेहोश हुआ था। अनुराग की बात सुनकर रुचिता की अचानक हंसी निकल जाती है और वीर जो कि मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे से अचानक ही मुस्कान गायब हो जाती है और वीर अनुराग की तरफ अपनी पैनी नजरों से घूर कर देखता है। फिर धीरे से कहता है, तू बाद में मिल, तुझे तो मैं बताता हूं कौन बेहोश हुआ था। रुचिता वीर की बात सुनकर और ज्यादा हंसने लगती है। वीर भी रुचिता को इस तरह से हंसता देखकर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहता है, वह क्या है ना, अनुराग की तो आदत है मजाक करने की। बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अनुराग फिर से पीछे से बोल पड़ता है, भाई वीर, जब तू बेहोश हुआ था तो वह भी तेरे साथ ही थी। वीर का दिमाग यह सुनकर किसी भट्टी की तरह गर्म होने लग जाता। वह एक बार फिर से अनुराग को अपनी पैनी नजरों से घूरता है और अनुराग फिर से चुप हो जाता है। रुचिता और ज्यादा मुस्कुराने लगती है।
वीर की बेइज्जती आज से पहले रुचिता के सामने इतनी ज्यादा तो किसी ने भी नहीं की थी। फिर कुछ देर बाद रुचिता कहती है, मैं चलती हूँ, क्लास का समय हो रहा है, और इतना कहकर वह वहां से निकल जाती है। वीर भी मुस्कुराकर रुचिता को जाते हुए देखता रहता है, और जैसे ही रुचिता उसकी आंखों से ओझल होती हैं, वह धीरे से अनुराग की तरफ घूमता है। अनुराग समझ गया था कि अब उसके साथ में क्या होने वाला है, इसीलिए वह बिना समय गंवाए उल्टे पैर किसी रॉकेट की तरह वहां से भाग जाता है। वीर वहीं पर खड़े खड़े धीरे से बड़बड़ाता है, अनुराग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, साले देखना तेरी पिटाई तो मेरे हाथों से होनी है। और इतना कहकर फिर वीर अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। क्लास में पहुंचकर ट्रेनर धैर्य के वही लेक्चर सुनकर वीर को नींद आने लगती है, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करने वाला था, तभी एक गोली की स्पीड से चौक उड़ती हुई आती है और वीर के सर से जा टकराती है। चौक के वीर के सर से टकराते ही वीर के मुंह से एक धीमी सी चीख निकल जाती है, आउच। वीर देखता है कि यह चौक और किसी ने नहीं बल्कि ट्रेनर धैर्य ने ही उसकी तरफ फेंकी है, इसलिए वह कुछ कर नहीं पाता है। वह देखता है कि ट्रेनर धैर्य उसे ही घूरे जा रहे हैं। तभी ट्रेनर धैर्य कहते हैं, वीर खड़े हो जाओ। ट्रेनर की बात सुनकर वीर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी वह आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर कितनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, फिर भी तुम्हें क्लास में नींद आ रही है। पता भी है यह कितनी जरूरी बातें हैं। अगर यह नहीं पता होंगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम कभी क्लास पर ध्यान देते ही नहीं हो। वीर ट्रेनर की डांट सुनकर अपना सर बस नीचे कर लेता है और नीचे अपनी बेंच को ही देखता रहता है। तभी ट्रेनर धैर्य कहते हैं, यहां आओ और फ्रंट बेंच पर आकर बैठो। वीर ट्रेनर धैर्य की बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि फ्रंट बेंच रुचिता की थी और वहां पर जहां तक कि वीर को पता था, किसी के भी बैठने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वीर ट्रेनर की बात मानकर चुपचाप अपनी जगह से उठता है और आगे जाने लगता है। वह देखता है कि पहली रो में और कोई बेंच खाली भी नहीं थी और एक रुचिता की बेंच ही खाली थी, क्योंकि विपुल से कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहता, इसलिए कोई भी रुचिता के आसपास जाने से भी डरता था, और उसका परिणाम यह घर की रुचिता क्लास में अकेले ही बैठती थी। लेकिन अभी वीर का वहां पर बैठना उसकी मजबूरी थी। खैर, जो भी हो, वीर के लिए यह सजा नहीं थी, यह तो उसके लिए खुशी की बात थी। इसलिए वह भी चुपचाप जाता है और रुचिता के साइड में जाकर बैठ जाता है। ट्रेनर धैर्य भी फिर से अपना सर आगे करके बोर्ड पर कुछ लिखने लगते हैं। तभी वीर अपने पास ही बैठी रुचिता की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगता है और रुचिता अपनी आंखें रोल करते हुए अपना चेहरा आगे की तरफ कर लेते हैं। तभी वीर रुचिता से धीरे से कहता है, रुचिता। तब वीर के मुंह से अपना नाम सुनकर रुचिता उसकी तरफ देखती है। रुचिता के वीर की तरफ देखते ही वीर मुस्कुराते हुए कहता है, देखो किस्मत भी यही चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। तब रुचिता वीर से कहती है, सर की क्लास खत्म होते ही न तुम यह से चुपचाप निकल जाना, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी। इस पर वीर कहता है, अच्छा वैसे शामत का नाम क्या है? विपुल। वीर की बात सुनकर तो रुचिता का मन कर रहा था कि वहां वीर का गला घोट दे, लेकिन फिर भी वह अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहती है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब मैंने कहा कि क्लास के खत्म होते ही यहाँ से चुपचाप निकल जाना, मतलब निकल जाना, और अगर तुम नहीं गए तो उस गधे विपुल से पहले में ही तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक दूंगी। रुचिता की बातें सुनकर वीर को हंसी आ जाती है। लेकिन तभी ट्रेनर धैर्य अचानक से ही पीछे की तरफ पलटते हैं और कहते हैं,
कीप क्वाइट। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या कि यहाँ पर क्लास चल रही है और वीर तुम्हें तो फ्रंट बेंच पर पढ़ाई करने के लिए बिठाया था और तुम फिर बातें करने लगे, और रुचिका तुम भी। नाउ स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ माई क्लास। ट्रेनर धैर्य दोनों को क्लास से बाहर निकलते हुए कहते हैं। क्योंकि उनको क्लास से बाहर कर दिया गया था तो उनके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वह दोनों चुपचाप उठते हैं और क्लास से बाहर निकल जाते हैं। क्लास से बाहर निकलते ही वीर फिर से मुस्कुराना शुरू हो जाता है और रुचिता का चेहरा गुस्से में लाल। फिर वीर रुचिता से कहता है, देखा, क्लास से बचा लिया ना। इस पर रुचिता कहती है, हाँ हाँ। उसे बचाना नहीं कहते, पनिशमेंट दिलवाना कहते हैं। इस बार वीर कहता है, हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तब रुचिता वीर से कहती है, गुस्सा नहीं करूं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? एक तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी क्लास से बाहर करवा दिया, जो मेरी इज्जत थोड़ी बहुत बची हुई थी वह भी तुमने खत्म कर दी, और मुझे परेशान करने के लिए अभी भी मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे हो। इस पर वीर कहता है, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, बस तुमसे बातें करने के लिए ही तुम्हें। इस पर रुचिता कहती है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? अगर कॉलेज में विपुल ने देख लिया ना तो फिर तो तुम गए काम से। इस पर वीर कहता है, वैसे वो विपुल कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। इस पर रुचित कहती है, वह आएगा तब देख लेना, और इतना कहकर रुचिता वहां से निकल जाती है। वीर भी बस उसे आवाज लगाता ही रह जाता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। रुचिता को जाता देखकर वीर खुद से ही बड़बड़ाता है, लड़कियों को ना कोई भी नहीं समझ सकता। यूं ही बिना बात की टेंशन लेती रहती है। और फिर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रुचिता के वहां से जाने के बाद वीर देखता है कि विपुल उसकी ही तरफ आ रहा है। वीर देखता है विपुल के साथ दो नमूने और थे, अजय और विद्युत, जिनकी वीर ने पिटाई कर दी थी। विपुल सीधा वहां आकर वीर के सामने खड़ा हो जाता है और विपुल के रुकते ही अजय और विद्युत वीर को दोनों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। अभी क्लास चल रही थी, इसलिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्लास के बाहर थे और वीर के आसपास तो कोई भी नहीं था। तभी विपुल वीर की कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, तुझे एक बार वार्निंग दी थी कि रुचिता के आसपास भी मत दिखना, और तेरी आज इतनी हिम्मत कि तू रुचिता के पास ही जाकर के बैठ गया। इस पर वीर मन ही मन सोचता है, अब इस सर दर्द को कैसे संभालूंगा। लेकिन फिर वीर जवाब देते हुए उससे कहता है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, वह तो ट्रेनर धैर्य ने ही मुझे वहां पर बिठा दिया था, और जो भी हो इससे आप ही का तो फायदा है। वीर की बात सुनकर विपुल वीर से कंफ्यूज होकर पूछता है, मेरा फायदा? लेकिन कैसे? इस पर वीर जवाब देता है, अरे भाई, अगर मैं रुचिता के पास रहूंगा तो कोई और लड़का उनके आसपास नहीं आएगा। इससे आपको बार बार आकर सभी मेंटर्स को सॉल्व करने की झंझट भी नहीं रहेगी। वीर की बात सुनकर विपुल एक बार खुद सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वह कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अब गलती की है तो वो भुगतना भी पड़ेगा। और इतना कहकर विपुल अब वीर की कॉलर पकड़ लेता है। इस पर वीर भी तपाक से बोल पड़ता है, अरे भाई, सब जानते हैं कि आप इस कॉलेज के एक जीनियस हो जिन्होंने अपनी एलिमेंट रिंग को सिर्फ 1.5 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। आपका और मेरी तुलना तो कहीं से कहीं तक नहीं की जा सकती है। मैं तो एलिमेंटल रिंग को 40% भी कंप्लीट नहीं कर पाता हूं। वीर की ऐसी मीठी मीठी बातों का मतलब यह नहीं था कि वह विपुल से डर गया था, बल्कि वीर तो यह सोचता था कि जहां पर सिर्फ अपनी बातों और दिमाग का इस्तेमाल करके ही बिना ज्यादा कुछ किए ही सारी परेशानियों का हल निकल जाए, तो फिर अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल क्यों करना।
वीर धीरे धीरे मक्खन लगाना शुरू हो गया था। वीर आगे विपुल से कहता है, और यहाँ इसमें आप ही का तो फायदा है। अगर मैं रुचिता मैम के पास रहूंगा तो अगर कोई भी लड़का उनके आसपास आता है तब या तो मैं वहीं पर मैटर को सॉल्व कर दूंगा या फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि कई बार रुचिता मैम अकेली होती है, उस समय उनसे कौन मिलता है यह आपको थोड़े ही पता होगा। इस बार शायद वीर का तीर निशाने पर लग गया था, इसीलिए विपुल वीर को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखता रहता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह कोई भी नहीं जानता था। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद विपुल वीर कहता है, बात तो ठीक ही कर रहा है। तभी अजय बोल पड़ता है, भाई ये आपको बातों में फंसा रहा है, इसकी बातें मत सुनिए। लेकिन विपुल अजय को डांटते हुए कहता है, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, और रुचिता से मेरी पीठ पीछे कौन कौन मिलने की कोशिश करता है, इस बात को मुझे अब तक तुमने क्यों नहीं बताया। अगर वीर ने आज मुझे नहीं बताया होता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मेरी ही गलती थी जो मैंने रुचिता का ध्यान रखने के लिए तुम्हें रखा था। विपुल की बात सुनकर अजय की बोलती तुरंत ही बंद हो जाती हैं और वह अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। फिर विपुल भी और एक बार वीर की तरफ देखते हुए कहता है, चल ठीक है, इस बार मैं तुझे फिर से छोड़ रहा हूं, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। वीर तुरंत कंफ्यूजन में पूछता है, कैसा काम। इस पर विपुल कहता है, अब से तू रुचिता के साथ रहेगा। वह क्या करती है, कौन कौन उसे परेशान करता है, इसकी जानकारी मुझे देगा, और अगर मुझे पता चला कि तू मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो फिर तेरा यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा। इतना कहकर विपुल जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर विपुल एक बार फिर से वीर की तरफ पलटता है और वीर से कहता है, और हाँ एक और बात, अगर मुझे पता चला कि तू रुचिका को परेशान कर रहा है तो तेरा भी वही हाल होगा, समझ गया होगा। वीर उस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था और यह तो सब जानते थे कि वीर कितना भोला और मासूम था, लेकिन अब जो भी हो, एक तरह से वीर को विपुल से परमिशन मिल ही गई थी कि वह रुचिता के आसपास रहे। सच में वीर ने आज से पहले विपुल जितना बड़ा बेवकूफ नहीं देखा था। सारा सच विपुल के सामने था, यह तक कि अजय भी सब समझ गया था, लेकिन विपुल कुछ भी नहीं समझ सका। शाम को छुट्टी के बाद रुचिता घर जाने के लिए अपनी कार का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वीर एक बार फिर से अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें छोड़ दूं। रुचिता वीर की यह बात सुनकर चीढ़ जाती है और कहते हैं, कल क्या काफी नहीं था जो आज भी मुझे ड्रॉप करने चलना है, और अगर विपुल को पता चला तो तुम्हें तुम्हारी कार के साथ ही यहां से बाहर करवा देगा। इस पर वीर कहता है, नहीं नहीं, तुमने अभी मेरा जलवा देखा ही कहाँ है, अब विपुल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीर की बात सुनकर रुचिता वीर पर पलटवार करते हुए कहती है, अच्छा, विपुल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे विपुल ने ही तुम्हें यहां पर भेजा हो। इस पर वीर कहता है, नहीं, पर इनडायरेक्टली कह सकती हो। वीर की बात सुनकर रुचिता फिर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह जानती थी कि वीर से बात करना मतलब अपना सर दीवार पर मारने के बराबर है। अगर तुम इधर से एक बात कहोगे तो वह उधर से 4 बात जरूर कहेगा, उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। वीर भी रुचिता को अचानक से चुप खड़ा देखकर उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ। इस पर रुचिता कहती है, कुछ नहीं, वैसे भी मैं फालतू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वीर के कान यह सुनकर खड़े हो जाते हैं और वह रुचिता से कहता है, फालतू की बातें, और वो भी मैं। तुम्हें पता नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट आदमी हूं मैं। रुचिता से अब चुप नहीं रहा गया और वह बोल पड़ती है,
तुम यहां से जाते हो या नहीं। इस पर वीर कहता है, नहीं। रुचिता गुस्से में अपने पैर पटक कर ही रह जाती हैं और वह तुरंत अपने ड्राइवर को फोन करने के लिए हड़बड़ाहट में फोन निकालती है। रुचिता जैसे ही फोन निकालती है वैसे ही उसके हाथ से अचानक फोन स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है। रुचिता का फोन जैसे ही नीचे गिरता है, रुचिता की जान तो जैसे हलक में आ गई है। यही होता है जब किसी और का गुस्सा अपने फोन पर निकलता है। रुचिता अपने फोन को उठाती है, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फोन ने काम करना बंद कर दिया था और फिर जैसा कि होना ही था, वीर अपनी कार में बैठे बैठे ही हंसना शुरू कर देता है। रुचिता का दिमाग पहले गर्म था और उसका फोन टूटने से तो और ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन अब वीर की हंसी उस पर पेट्रोल का काम कर रही थी। रुचिता तुरंत वीर की तरफ पलटती है, लेकिन वीर समझ गया था कि अब रुचिता के पास खड़ा रहना आत्मघाती हो सकता है। रुचिता कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वीर तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ा देता है और रुचिता कुछ भी नहीं कर पाती है। करीब 15 मिनट बाद रुचिका का गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन उसका ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। तभी उसे कहीं पर गाने बजने की आवाज आने लगती है। वैसे तो यह आवाज वीर के जाने के बाद से ही बहुत देर से आ रही थी, लेकिन अब किसी ने वॉल्यूम बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी गाड़ी में बज रहा हो। रुचिता की कार तो आई नहीं थी और वह वहां यूं ही खड़े खड़े परेशान हो रही थी, इसलिए वह भी उस गाने की आवाज की तरह बढ़ने लगती है। कुछ आगे जाकर उसे सड़क की एक और पेड़ के पास एक ब्लैक और रेड कलर की कार दिखाई देती है। उसी में यह गाने बज रहे थे और यह कार रुचिता अपने सपने में भी नहीं भूल सकती थी। उसको फिर से गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत उस कार के पास जाती है और कहती है, वीर, तुम अब तक यहां से नहीं गए। वह कार वीर की ही थी, लेकिन वीर रुचिता की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद और गाड़ी के शीशे ऊपर करके रखे हुए थे और सॉन्ग को फुल आवाज पर बजा रहा था। इसलिए रुचिता उसकी कार का गेट खोलती है और गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर देती है। म्यूजिक सिस्टम ऑफ होते ही वीर अपनी आंखें खोलता है, जिन्हें कि वीर ने अभी तक सॉन्ग को एंजॉय करते हुए बंद करके रखी हुई थी। वीर देखता है कि सामने रुचिता है। वह रुचिता से कहता है, रुचिता, HII, तुम यहां पर कब आ गई? इस पर रुचिता कहती है, मैंने कहा तुम यहां से अब तक गए नहीं। इस पर वीर कहता है, हाँ, वह मूड नहीं था, जब मूड होगा तब चला जाऊंगा। इस पर रुचिता कहती है, और ये तुम्हारा मूड कब अच्छा होगा? वीर कहता है, वह तो मुझे नहीं पता। रुचिता वीर का जवाब सुनकर अपनी आंखें रोल कर लेती है। वह समझ जाती है कि वीर से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। कुछ भी कर लो लेकिन हर बार उल्टा पुल्टा जवाब मिलेगा। तभी वीर कहता है, वैसे तुम भी तो अभी तक नहीं गई। इस पर रुचिता कहती है, वो मेरी कार अब तक आई नहीं है। इस पर वीर एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, तुम ही नहीं मानी। इस पर रुचिता कहती है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन वीर रुचिता को मानते हुए कहता है, ठीक है ना डॉट, आज भी कार को तुम ही चला लेना। रुचिता वीर की बात सुनकर एक बार को सोचती और फिर हाँ कर देती हैं। क्योंकि रुचिता को कार चलाने का शौक तो था, लेकिन उसे कोई भी चलाने के लिए नहीं देता था।
लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वह वीर के साथ गई तब एक बार फिर से वीर उसका सर खा जाएगा। लेकिन फिर वह सोचती है कि कार चलाते हुए भी तो वीर से बदला लिया जा सकता है। रुचिता अभी इसी उधेड़बुन में थी कि वह वीर के साथ जाए या नहीं जाए, क्योंकि अगर वह जाती है तो फिर वीर उसे परेशान तो करेगा, लेकिन साथ ही विपुल भी उसके लिए समस्या बन सकता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी वीर द लेजेंड और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो आप लोग कहानी को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।